नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में बंगाल में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। केरल में लेफ्ट और असम में बीजेपी को बढ़त। तमिलनाडु में डीएमके आगे है और पुदुचेरी में बीजेपी आगे है। ये फिलहाल शुरुआती रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक इंडेक्स आपके सामने है। असम में बीजेपी आगे और दूसरे नंबर पर कांग्रेस, और केरला में एलडीएफ को आगे बताया जा रहा है। यूडीएफ 50 पर है और इसके अलावा पुदुचेरी में बीजेपी रुझानों में आगे, कांग्रेस बीजेपी के पीछे। और इसके अलावा राजस्थान में भी 3 सीटों पर उपचुनाव जारी है। राजसमंद में वोटों की गिनती चल रही है। बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी अब आगे हो गई हैं। कांग्रेस के तनसुख बोहरा पीछे रह गए हैं। तो राजसमंद से ये फिलहाल रुझान, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी रुझानों में आगे चल रही हैं। कांग्रेस के तनसुख बोहरा पीछे। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है और कुछ समय बाद जब लगभग सभी रुझान आ जाएंगे और कई दौर की गणना हो जाएगी, उसके बाद में एक नतीजे पर पहुंचना आसान होगा। और साड़ा में कांग्रेस आगे है। पहले राउंड की गणना पूरी हो चुकी है। कांग्रेस की गायत्री देवी भी आगे है। गायत्री देवी को 2685 वोट मिले। बीजेपी के रतनलाल जाट पीछे चल रहे हैं। रतनलाल जाट को 1686 वोट अब तक मिले हैं। ये तस्वीर है सहाड़ा की। सहाड़ा में कांग्रेस को आगे फिलहाल रुझान जब से आने शुरू हुए, कांग्रेस अभी तक आगे चल रही है। ये पहले राउंड की गणना एक बार पूरी की जा चुकी है और कई राउंड की गणना यहां पर होगी। कांग्रेस की गायत्री देवी आगे है। गायत्री देवी को 2685 वोट मिले हैं। बीजेपी के रतनलाल जाट पीछे चल रहे हैं। रतनलाल जाट को 1686 वोट मिले हैं। यानी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फासला इसे पहले राउंड में नहीं कहा जाएगा। 2685 और 1686, 400 से 500 के बीच में ये मार्जिन फिलहाल चल रहा है। हालांकि अभी ये पहले राउंड की गणना के नतीजे हैं। अभी दोपहर तक तस्वीर साफ होगी। और सुजानगढ़ में भी कांग्रेस आगे है। कांग्रेस के मनोज मेघवाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी के खेमाराम मेघवाल पीछे चल रहे हैं। तो सहाड़ा और सुजानगढ़ की अगर बात करें तो यहां रुझानों में कांग्रेस आगे है। इसके अलावा राजसमंद में बीजेपी आगे चल रही है। यानी 3 सीटों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और इन तीनों सीटों के रुझानों में 2 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि अभी पहले राउंड की ही गणना चल रही है। कई राउंड होने हैं और अभी आंकड़ों में बहुत ज्यादा उछाल आना है, इसलिए पहले राउंड की गणना अंतिम गणना नहीं है। इसके बाद में कोई कैंडिडेट जो है वो दूसरे राउंड या चौथे राउंड तक आगे भी जा सकता है। फिलहाल जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी आगे। तीनों उपचुनाव कांग्रेस के मनोज मेघवाल आगे चल रहे हैं और बीजेपी के खेमाराम मेघवाल पीछे। राजसमंद के बाद सुजानगढ़ और सहाड़ा। मतगणना कक्ष की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। इस बार पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना की जा रही है और पहली बार जब मतगणना कक्ष में
प्रत्याशी के कैंडिडेट जब अंदर जाएंगे काउंटिंग के समय तो उनकी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट मांगी गई है, यानी कि वो नेगेटिव होकर ही अंदर जा सकते हैं मतगणना के समय, वो वहां पर मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ 2 लोग। इसके अलावा या तो उन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले रखी है तब वो अंदर जा सकते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग यहां पर की जा रही है, लगभग सभी ने 2-2 मास्क पहने हुए हैं। और अल्केश सनाड्य राजसमंद से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। अल्केश, राजसमंद सीट से बीजेपी की प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रही हैं, ये कहा जा सकता है पहले राउंड की गणना है, अभी तमाम राउंड होने बाकी हैं, बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है इस गणना में। जी आसिफ, मैं आपको बता दूं 2 राउंड की मतगणना अब खत्म हो चुकी है। 2 राउंड की मतगणना खत्म होने के बाद जो बीजेपी की प्रत्याशी है दीप्ति माहेश्वरी, उनकी लीड का मार्जिन जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। 2 राउंड की मतगणना की अगर हम बात करें तो 2 राउंड की मतगणना के बाद 2896 वोटों से बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी आगे चल रही है। हाँ, ये शुरुआती दौर है, क्योंकि 25 राउंड की मतगणना होगी, भी उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो माना जा रहा है वो बीजेपी की जो दीप्ति माहेश्वरी है वो शुरुआती जो 2 राउंड है, दोनों राउंड में उनकी बढ़त कायम की हुई है। बिल्कुल अल्केश, अगर दोनों ही राउंड के अंदर आगे हैं और कई 100 का फासला है तो ये मान के ही चला जाए अल्केश कि जो शुरुआती रुझान है ये दोपहर तक बहुत हद तक मुमकिन है कि बने रहें, अगर बहुत ज्यादा वोटों का फासला ना आए तो। अल्केश, आपकी बात बिल्कुल सही है आसिफ, क्योंकि राजसमंद अगर हम चुनाव की बात करें ना, जिस हमने मतदान से पहले जो चुनावी प्रचार था वो बहुत नजदीक से देखा था। राजसमंद में जो सबसे बड़ी बात थी, यहाँ पे जो वोट की जो बात की थी, दीप्ति माहेश्वरी ने जो वोट मांगे थे वो वोट किरण माहेश्वरी के नाम पे मांगे थे। ऐसे में सिंपैथी वोट को गेन करना दीप्ति माहेश्वरी के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर हम जो वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो जो वोटिंग टर्नआउट हुआ था वो करीब 61% रहा था, जबकि वहीं हम ग्रामीण अंचल की बात करें जिसको यह माना जाता है राजसमंद में किरण माहेश्वरी का जहाँ पर सबसे ज्यादा होल्ड था, ग्रामीण अंचल की बात करें तो वो 69+ वोटिंग हुई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ग्रामीण अंचल में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे बीजेपी की लीड और भी मजबूत हो सकती है। हाँ बिल्कुल अल्केश, देखते हैं, नजर बनाए रखते हैं बाकी के तमाम राउंड पर। हमारे साथ प्रमोद तिवारी भी साड़ा से बने हुए हैं। प्रमोद, चूंकि पहले और दूसरे राउंड के अंदर लगभग तस्वीर जो है वो सामने आने लगी है और ये आगे के राउंड में भी यही तस्वीर बनी रहेगी, कहना मुश्किल है प्रमोद। प्रमोद हमारे साथ एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुजानगढ़ चलते हैं, मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ कह रही हैं आपके मतगणना कक्ष की तस्वीरें? जी बिल्कुल, जो मतगणना की बात की जाए तो जो पहला राउंड है वो पहला राउंड अभी यहाँ पूरा हुआ है, जिसके अंदर सुजानगढ़ उपचुनावों में कांग्रेस के मनोज मेघवाल है वो 1133 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी पहले राउंड में तीसरे नंबर पे है। जैसा कि पहले भी बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला है, काफी रोचक जो स्थिति है वो सुजानगढ़ उपचुनाव में देखी जा सकती है। आरएलपी है यहाँ पहले राउंड में दूसरे नंबर पे और कांग्रेस के जो मनोज मेघवाल हैं वो 1133 मतों से अभी आगे चल रहे हैं। जी मनोज, क्या एक ही राउंड की काउंटिंग हुई है या 2 राउंड सुजानगढ़ में भी कंप्लीट हो चुके हैं? चुनाव है उनके लिए पहले जो डाक मत पत्र है उनकी गिनती शुरू हुई थी, जो कि अभी भी जारी है। और केवल जो पहला राउंड है उस पहला राउंड ही यहाँ हुआ है। जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसकी अनुपालना के अंदर बताया जा रहा है कि समय है वो ज्यादा लग रहा है। जी बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने बताया कि सुजानगढ़ में मुकाबला दोनों सीटों के मुकाबले ज्यादा दिलचस्प है। अगर सुजानगढ़ सीट की बात की जाए तो साड़ा और राजसमंद में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन सुजानगढ़ में आपने बताया कि बहुत ही दिलचस्प तरीके से दूसरे नंबर पर एक तीसरी पार्टी आ गई जिसको आरएलपी कह रहे हैं, और जो मुख्य पार्टी थी वो तीसरे नंबर पर चली गई जिसको सबसे ज्यादा मुकाबले में माना जा रहा था। तो क्या ये माना जाए मनोज कि दोपहर तक बहुत कुछ जो है वो आंकड़े चौंका सकते हैं, 2 नंबर वाला 1 नंबर की तरफ भी सरक सकता है? कि एग्जिट पोल है उनके जो
रुझान हमारे सामने है उनके अनुसार ये बात भी सामने आई है कि जो आरएलपी है वो आरएलपी टक्कर के अंदर है और आरएलपी के जो प्रत्याशी हैं सीताराम नायक वो सीधे तौर पर कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं। और पहले राउंड से ये साबित भी हुआ है कि जो आरएलपी के उम्मीदवार हैं उनके द्वारा अच्छी टक्कर है वो कह सकते हैं वो दी गई है। भाजपा है वो तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ आई है और अभी जो दूसरा राउंड है वो अब शुरू हुआ है। जी मनोज, दूसरा राउंड शुरू हुआ है। उम्मीद करते हैं दोपहर तक जो है वो तस्वीरें बदलेंगी, आंकड़े बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे। आप नजर बनाए रखिए। प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर से कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। प्रमोद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ आशिफ, आपकी आवाज मिल रही मुझे। प्रमोद, सहाड़ा में तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? दूसरे राउंड की वोटिंग वहां पर कंप्लीट हो चुकी है, आंकड़े जो हैं वो किस तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं? आसिफ, जो शुरू से हम बता रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट में और पोलिंग के दिन और आज सुबह से मैं जो बता रहा था उसी तरह के रुझान आ रहे हैं। सेकंड राउंड की काउंटिंग खत्म होने तक कांग्रेस की जो गायत्री त्रिवेदी है वो 2351 वोटों से आगे है। कांग्रेस की गायत्री त्रिवेदी को मिले 5533 वोट, बीजेपी के जो डॉक्टर रतनलाल जाट उनको 3182 वोट और आरएलपी को 391 वोट मिले। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा हमारे साथ हैं जो पूरे चुनाव प्रचार में डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के साथ थे। ये किस तरह के रुझान देखते हैं आप? 2 राउंड की कंप्लीट हो चुकी है। लगभग हम 25 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे, ये पूर्व अनुमान ही हमारा था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो हालात है वो देखने लायक है, आप भी समझ रहे हो। ये चुनाव हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच का चुनाव था, इसलिए ये चुनाव हम 25 से 30 हजार वोटों से जीतेंगे। ये सरकार को जिस तरह से षड्यंत्र कर भारतीय जनता पार्टी गिराना चाहती थी उसका जवाब जनता ने दिया है अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में। ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा जिनका कहना था कि यहाँ की जनता ने जो जिस तरह का षड्यंत्र करके कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश थी वो सहाड़ा की जनता ने जवाब दिया है। आशिफ? बिल्कुल प्रमोद, चूंकि फासला बहुत ज्यादा दूसरे राउंड के अंदर प्रमोद नहीं कहा जा सकता। 3100 5000 यानी अगर देखा जाए तो 1800 1900 का बीच में एक फासला आ रहा है। दूसरा राउंड है, तमाम और राउंड होने हैं, शाम तक डिक्लेयर होना है। प्रमोद, हालांकि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट जो इशारा कर रही थी रुझान भी उसी तरफ जाना शुरू हुए हैं, लेकिन जो जिला अध्यक्ष ने बताया कि 25 से 30 हजार का, क्या इतना बड़ा गैप आ सकता है दोनों के बीच में? इतना बड़ा गैप तो नहीं आ सकता 25 से 30 हजार का, पर 10-15 हजार वोटों का गैप आ सकता है। क्योंकि आशिफ, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं ये जो क्षेत्र है ये रायपुर उपखंड का है। जो दोनों राउंड हुए हैं वो रायपुर में जो गायत्री त्रिवेदी है ये खुद प्रधान रही है। इनके पति कैलाश त्रिवेदी 3 बार एमएलए रहे, 2 बार वो खुद प्रधान रहे। इनके जो चाचा ससुर थे वो प्रधान रहे। तो ये उनका होम क्षेत्र है, इनका गृह क्षेत्र कह सकते हैं। इसलिए पिछली बार यहाँ जो लादूलाल पीतलिया की प्रेजेंस थी, पर इस बार लादूलाल पीतलिया नहीं है। और ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें पीतलिया ने चुनाव तो नहीं लड़ा, पर सुर्खियां अगर सबसे ज्यादा बटोरी तो लादूलाल पीतलिया ने बटोरी थी। तो वो फैक्टर भी यहाँ नजर आ रहा है कि ऐसा लगता है लादूलाल पीतलिया भले ही चुनाव मैदान से हट गए हैं, उन्होंने फॉर्म विड्रॉ कर लिया, पर उनके हटने का फायदा इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को देखने को नहीं मिल रहा। लादूलाल पीतलिया भी रायपुर तहसील के नाथड्यास गांव के रहने वाले और वहां 2 राउंड में 2351 वोटों से कांग्रेस की लीड ये बताती है कि लादूलाल पीतलिया को चुनाव मैदान से हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल 2 राउंड तक तो कोई लाभप्रद नहीं रहा। आसिफ? हाँ बिल्कुल। इसके अलावा अगर प्रमोद बात की जाए सहारा पर, आपने बताया कि बहुत बड़े चेहरे, बड़े नाम की साख भी दाव पर है। चूंकि कांग्रेस की तरफ से जो बड़े नाम थे वो कहीं ना कहीं लाज बचाते हुए रुझान में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरी नंबर की पार्टी थी जो कड़े मुकाबले में है उनकी तरफ से भी बड़े चेहरे सहारा पहुंचे होंगे, उनकी साख दाव पर है प्रमोद? बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रवण सिंह बगड़ी जो इनके महामंत्री थे, मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग जिनका ऑडियो वायरल हुआ था गंगापुर से लेकर और बेंगलोर तक रगड़ के रख देंगे, ये सारे के सारे जो नेता थे, गुलाब चंद कटारिया यहाँ आए थे, तो ये सारे नेताओं की साख भी दाव पे। और क्योंकि गुलाब चंद कटारिया तो मेवाड़ के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष है, वो भी चुनाव प्रचार में यहाँ आए थे, तो इन सबकी साख दाव पर निश्चित रूप से दाव पे लगी हुई है। इन्होंने पूरी ताकत लगाई थी, पूरा जोर लगाया था, कई
इन्होंने दौरे किए थे और इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी व्यू रचना की थी वो कई तरह के सम्मेलन किए थे। महिलाओं का सम्मेलन, युवकों का सम्मेलन, एसटी का सम्मेलन, ओबीसी का सम्मेलन, एससी का सम्मेलन, इस तरह से व्यू रचना इनकी जोरदार थी। माफ कीजिएगा, पन्ना प्रमुख और कई तरह की बातें थी। और जो चंद्रशेखर है संगठन महामंत्री, उनके भी 2 दौरे यहाँ हुए थे, पर उन सबकी साख दाव पे लगी हुई है। और 2 राउंड की गिनती के बाद जो रुझान आ रहे हैं रायपुर क्षेत्र से, उससे लगता है कि कांग्रेस बड़े मार्जिन से यह चुनाव जीत सकती है। बिल्कुल प्रमोद, नजर बनाए रखिए, हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अवधेश अकोटिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, तीनों सीटों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और जैसा कि सहाड़ा और सुजानगढ़ की बात की जाए तो सुजानगढ़ के आंकड़े तो और ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी वो 2 नंबर पर चली गई और जो कांग्रेस के बाद में जो सीधे टक्कर दे रही है वो आरएलपी वहां पर है। दूसरी बात, सहाड़ा के अंदर कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है और ये लीड आगे भी चलती हुई नजर आ रही है। एक राजसमंद सीट के ऊपर जो है फिलहाल बीजेपी ने लीड ली हुई है। अवधेश, देखिए, चुनाव के पहले से ये माना जा रहा था कि जो सहाड़ा है और जो सुजानगढ़ है वहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन आरएलपी के प्रत्याशी इस तरह से वापसी करेंगे सुजानगढ़ में और जो बीजेपी है वो इतनी पिछड़ जाएगी, ये शुरुआती रुझानों में ये किसी ने नहीं सोचा था। राजसमंद के बारे में ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बराबर की फाइट है, तो ऐसा वहां पे दिख रहा है। जो शुरुआती मार्जिन है वो उतना ज्यादा नहीं है, वहां पे कोई भी संभावना बन सकती है। हालांकि किसी भी सीट पर शुरुआती रुझान से कोई भी कंक्लूजन निकालना, कोई भी पूर्वानुमान लगाना अभी ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह का परिणाम आ रहा है, केवल सुजानगढ़ को छोड़ के जहां बीजेपी को नंबर 2 के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, वो एक चौंकाने वाला है। बाकी सब कुछ प्रत्याशित ही लग रहा है अभी तक। अवधेश, राजसमंद में पहले से जो है वो जब चुनाव प्रचार किया जा रहा था, तमाम बड़े चेहरे वहां पर पहुंच रहे थे। एक बड़ा अंदाजा तो लग गया था कि राजसमंद के अंदर कई फैक्टर भी काम कर रहे थे, जिसमें सिंपैथी वोट का भी हाथ है। तो नतीजे पहले से क्लियर थे कि हां, राजसमंद के ऊपर जो है वो बीजेपी को काफी फायदा पहुंचने वाला है। देखिए, ऐसे भी जो राजसमंद सीट है वो परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट रही है। बीजेपी वहां पर शुरुआत से मजबूत है, पूरा एक उनका वोट बैंक है वहां पे। उसी तरह से किरण महेश्वरी वहां पे लगातार जीतती रही हैं। बीजेपी ने उनकी बेटी को यहां पर मौका दिया है, तो निश्चित रूप से जो एक सिंपैथी का फैक्टर होता है वो तो यहां पर काम करेगा ही। लेकिन कांग्रेस को यह पता था कि 2 जगह तो उसके लिए आसान है रास्ता, लेकिन राजसमंद पर कांग्रेस ने ज्यादा ताकत इसलिए लगाई थी कि जो बीजेपी का जो गढ़ है उसमें किस प्रकार से सेंध लगाई जाए। लेकिन जो शुरुआत में रुझान आ रहे हैं उससे लगता है कि जो कांग्रेस की जो मेहनत है वो उतनी उस लेवल तक की नहीं रही कि जो बीजेपी का जो गढ़ है उसमें सेंध लगाई जा सके। अवधेश, सरकार के पास में 2 से ढाई साल तक का मैक्सिमम अब वक्त बचा है। इन 3 सीटों पर आने वाले नतीजे बची हुई सरकार के कार्यकाल पर कितना असर डालेंगे और विपक्ष के हाथ जो है वो इन 3 सीटों से क्या कुछ लगने वाला है? देखिए, 3 सीटों का जो भी परिणाम होता है उसके सरकार पर तो सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आगे आने वाली 2.5 साल की राजनीति है उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसमें 3 सिचुएशन बन सकती हैं। एक सिचुएशन तो वो है जो अभी दिखाई दे रही है ट्रेंड्स में कि स्कोर हो जाता है 2-1। अवधेश, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। सुजानगढ़ से एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक बता दें कि बीजेपी, जो कि दूसरे नंबर पर मुख्य विपक्षी पार्टी थी, अब तीसरे नंबर पर चली गई है। 1 नंबर पर कांग्रेस है, 2 नंबर पर आरएलपी और 3 नंबर पे बीजेपी, यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी को 2 नंबर पर बने रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आरएलपी बीजेपी को तीसरे नंबर पर ले आई है। आरएलपी के सीताराम ने अच्छे खासे वोटों की तादाद में शामिल होकर दूसरे नंबर पर वो आ गए हैं। कांग्रेस के मनोज मेघवाल अभी भी आगे चल रहे हैं और बीजेपी तीसरे नंबर पर यहां पर पहुंच चुकी है। तो कांग्रेस के मनोज
मेघवाल आगे 2811 वोटों से वो फिलहाल आगे चल रहा है। बीजेपी यहां पर तीसरे नंबर पर पहुंच गई। और अवधेश अकोटिया हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए। अवधेश, सुजानगढ़ की अभी अभी खबर हमने अपने दर्शकों तक बताई। 2 नंबर पर लगातार 2 नंबर के लिए संघर्ष कर रही पार्टी अब जो है वो तीसरे पर चली गई है। ये सुजानगढ़ की तस्वीर है और कमोबेश अगर इसी तरीके के आंकड़े आते रहे तो रुझानों के साथ साथ नतीजे भी ऐसे ही रहने वाले हैं। अवधेश, देखिए, जिस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी के लिए इसलिए बड़ा झटका है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, वो मूल रूप से चूरू के ही रहने वाले हैं। उनका गृह जिला एक तरह से। यदि वहां पर बीजेपी जो 2018 का परफॉर्मेंस है उसको भी नहीं दोहरा पाती है, दूसरे नंबर पर भी नहीं रहती है और आरएलपी वहां पर दूसरे नंबर पर रहती है या पहले नंबर पर चली जाती है, तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि हमने देखा था कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर, किसानों के जो कृषि कानून है उनके मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। एनडीए से वो अलग हो गए थे। उन्होंने इसी मुद्दे को पूरे चुनाव प्रचार में जोर शोर से उठाया था कि बीजेपी जो है वो किसान विरोधी है, किसानों के खिलाफ कानून कानून को लेके आई है। तो यदि वो इस तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, इस सीट को जीत भी नहीं पाते हैं और बीजेपी को पीछे छोड़ देते हैं, नंबर 2 भी रहते हैं, तो ये उनके लिए बड़ी जीत है, बड़ा मैसेज है। जो लोग ये कहते थे कि आरएलपी को बीजेपी की जरूरत नहीं है, आरएलपी को बीजेपी की जरूरत है, बीजेपी को आरएलपी की जरूरत नहीं है, उनको हनुमान बेनीवाल और उनकी आरएलपी पार्टी कड़ा जवाब देगी। और तीसरे नंबर पर यदि बीजेपी रहती है तो बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप है उसके बारे में सेंट्रल लीडरशिप को सोचना होगा कि अपने गृह जिले में यही सवाल अवधेश में आपसे करने भी वाला था कि अगर चूरू के अंदर जहां गृह जिला है अध्यक्ष का, अगर वहां पर इस तरीके के नतीजे आते हैं जहां दूसरे नंबर तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, जवाबदेही तय की जाएगी नतीजों के बाद में? बिल्कुल की जाएगी। जैसा आपने जो जानकारी दी थी कि बीजेपी वहां पर तीसरे नंबर पर चली गई थी, उससे पहले मैं आपको यही बता रहा था कि जो ये चुनाव 3 सीटों के परिणाम है वो सरकार के स्थायित्व पर ज्यादा असर नहीं डालेंगे, लेकिन आगे की राजनीति पर असर डालेंगे दोनों दलों में। बीजेपी में जो पूरे चुनाव की कमान रही वो स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, उनके हाथ में थी। पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हो, चुनाव के मैनेजमेंट की बात हो, चुनाव प्रचार की बात हो, वो पूरी कमान उनके हाथ में थी। तो यदि इस तरह के परिणाम आते हैं, इस तरह का मतलब 2-1 भी रहता है स्कोर 2018 की तरह, 2018 की तरह रहता है, तो ये भी बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि सरकार का 2.5 साल का समय हो चुका है, उसमें से भी सरकार कई प्रकार के झंझावतों से गुजरी है। हमने देखा है, बाड़ेबंदी भी देखी है, बगावत भी देखी है, सारी चीजें देखी हैं। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, वो लगातार ये कहते हैं कि सरकार का परफॉर्मेंस बेहद खराब है। तो इस स्थिति में भी 2018 वाला परफॉर्मेंस कांग्रेस यदि दोहरा देती है तो ये ज्यादा चिंता की बात बीजेपी के लिए है। हाँ बिल्कुल अवधेश, इसके अलावा अगर तीनों सीटों, जो तीनों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जो रुझान हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं या फिर इनमें बदलाव हो सकता है, आपको लगता है कि जो रुझान अभी तक आ चुके हैं, क्योंकि लगभग सभी जगह पे 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और रुझान जो है वही है दोनों राउंड के अंदर, आपको लगता है कि शाम तक, दोपहर तक ये रुझान बदल सकते हैं, नतीजे बदल सकते हैं? देखिए, जो बाई इलेक्शन होता है उसका जो नेचर होता है, उसकी प्रकृति जो होती है वो आम चुनाव से अलग होती है। आम चुनाव में हम देखते हैं कई सीट जो होती है वहां पे बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होती है और आखिर में जाके परिणाम बदल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहां पर ऐसा कुछ होने वाला है। कम से कम 2 सीटों पर तो ऐसा नहीं होगा, जो सुजानगढ़ है और सहाड़ा है। राजसमंद को लेके कितनी लीड, जो लीड अभी ली है बीजेपी ने वहां पर, यदि वही बरकरार रहती है तो वहां पे भी लग नहीं रहा है कि कांटे का मुकाबला होगा। यदि यही परिणाम रहते हैं, जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 2-1 का जो स्कोर है वो रहने वाला है, जिसका अनुमान सभी लोग पहले से लगा रहे थे। राज्य की राजनीति में, जैसा कि अवधेश मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि राज्य की राजनीति में इन 3 सीटों के नतीजों पर क्या कुछ असर जो है वो जाने वाला है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उनके पास 2.5 साल का वक्त है और जो विपक्ष में है उनके पास हालांकि खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये 3 सीटें पाने के लिए थी।
इस लिहाज से देखा जाए तो इन 2.5 सालों पर इन 3 सीटों का असर देखेंगे आप आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए मैं दोनों की अलग अलग बात आपको करता हूं। यदि सरकार की बात की जाए तो सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। सरकार के पास 2.5 साल का समय और है। और जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं खासतौर पर, वो जो पार्टी के भीतर जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, जिस प्रकार की उठापटक खींचतान चल रही है, उससे भी वो जूझ रहे हैं लगातार। सरकार एक गवर्नेंस देना और दूसरा पार्टी अपने आप को ऊपर रखना, इन दोहरी चुनौती से वो जूझ रहे हैं। तो यदि 2-1 भी रिजल्ट रहता है, जैसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वो ही परिणाम में परिवर्तित होता है, तो ये अशोक गहलोत के लिए बहुत राहत की बात होगी और वो मजबूत होंगे और ज्यादा बेहतर ढंग से सरकार में परफॉर्मेंस कर पाएंगे, गवर्नेंस पर ध्यान दे पाएंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, यदि 2-1 ही स्कोर रहता है तो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको एक बार की ये सोचना पड़ेगा कि क्या जो राजस्थान में जो लीडरशिप है बीजेपी की, क्या उसी के भरोसे 2023 के चुनाव के लिए जाया जाए, 2022 के लिए चुनाव के लिए जाया जाए, या उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, कोई रणनीति में परिवर्तन किया जाए। ये दोनों जो राजनीति की जो दिशाएं हैं वो इस चुनाव परिणाम से तय होने वाली हैं। और जो ट्रेंड आ रहे हैं, यदि यही रहते हैं तो ये कांग्रेस के लिए राहत भरी बात है, विशेष रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए राहत भरी बात है, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, उनके लिए ये राहत भरी बात है। बिल्कुल अवधेश, ये तो हो गई 2 मुख्य पार्टियों की बात, लेकिन आपने नोटिस किया कि इन तीनों सीटों पर आहिस्ता आहिस्ता एक तीसरी पार्टी भी पहुंच रही है। एक जगह तो वो 2 नंबर पर पहुंच चुकी है और बाकी दोनों सीटों पर उसने मजबूत उपस्थिति भी दर्ज करवा दी है। भनक लग रही है इन दोनों मुख्य पार्टियों को कि एक तीसरी पार्टी धीरे धीरे जो है वो गिनती में शामिल होती जा रही है। देखिए, इस बात की चर्चा राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से होती है कि क्या यहां पर किसी तीसरे विकल्प की गुंजाइश है। गुंजाइश तो है, क्योंकि यहां पर 2 पार्टी सिस्टम है। एक बार बीजेपी, पिछले कई चुनाव से हम देखते हैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस तरह से सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पिछले चुनाव में भी प्रयास किया था। उन्होंने एक नारा भी दिया था कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। उससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रयास किया था, उससे पहले देवी सिंह भाटी ने प्रयास किया था, और भी कई लोग प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वो अब तक सफल नहीं हुई है। लेकिन जो आरएलपी है, उसने 3 सीटों पर उपचुनाव में बहुत ही कम समय में जितनी बेहतर तैयारी के साथ चुनाव लड़ना है, वो चौंकाने वाला है। यदि उसी तरह से हनुमान बेनीवाल कुछ और लोगों को जोड़ के, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन एक इलाके विशेष के लोकप्रिय नेता हैं, एक टैग उनके ऊपर और लगता है कि एक जाति विशेष के वो नेता है। तो यदि कुछ नेताओं को, अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग जाति समूह के नेताओं को वो साथ लेके अभी से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो हो सकता है। अवधेश, हमारे साथ बीजेपी नेता अशोक सिंह शेखावत भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। अशोक जी, जो रुझान है वो आपके सामने है, टेलीविजन पर इंडेक्स के जरिए आप देख सकते हैं। 2 सीटों के ऊपर जो है वो कांग्रेस आगे है और एक राजसमंद सीट के ऊपर बीजेपी का प्रत्याशी जो है इस समय आगे चल रहा है। लेकिन सुजानगढ़ तीनों सीटों में से अकेली ऐसी सीट है जहां पर अभी बीजेपी को 2 नंबर के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, 3रे नंबर पर पहुंच गई है। अशोक जी, उसके अंदर देखिए कि जिस प्रकार से किरण जी माइत्री जी ने जो काम करवाए थे वहाँ पर, और जो आप वहाँ जन जन के अंदर उनकी महिलाओं के प्रति आप देख लीजिए, वहाँ के लोगों के प्रति देख लीजिए, चाहे उन्होंने चिकित्सालय बनाए हो, चाहे आपकी शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और इसलिए उनका किरण जी का खुद का एक वहाँ एक क्रेज था और भारतीय जनता पार्टी वहाँ आगे चल रही है। जहाँ तक साड़ा की बात आती है, साड़ा के अंदर आप देखिए अभी कुछ राउंड की ही चल रही है, डिक्लेयर हुआ कि 28 राउंड है और 28 राउंड से पता पड़ेगा कि कितना बीजेपी का और कितना कांग्रेस का टक्कर रहता है। तो अभी राउंड की चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के अंदर अपन कह नहीं सकते किस प्रकार से अभी कांग्रेस ही का मान लो आप जीतने के जा रहे हो। जहां तक कांग्रेस ने आपने देखिए चुनाव के अंदर किस प्रकार से आपने संकारी मशीनरी का प्रयोग किया, राजसमंद से साड़ा हो से सुजानगढ़, राजसमंद में तो आप देखिए किस प्रकार से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के थे उन्होंने जाकर के वहां किस प्रकार से कहा कि ये आपके जो कलेक्टर के खिलाफ किया जाए, एडीएम के खिलाफ आपने शिकायतें करी, उसके बाद पश्चात भी कुछ भी नहीं हुआ वहां पर जिसके डेलीगेशन दिए गए बार बार, हमारे जो पार्टी के वहाँ पदाधिकारी जो उनको लगाया गया था
वो लगाते। जहां तक आप हमारे साथ बिल्कुल अशोक जी, अवधेश जी, मैं आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास लौट के आऊंगा, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।